तुषार, तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है और 6 नामों की सूची भी आलाकमान को भेज दी है। फिलहाल सियासी हलचल किस तरह से तेज होती हुई और बीजेपी की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को जो प्रेस वार्ता की थी, उसके बाद जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आई। राजनीतिक तौर पर केदारनाथ उपचुनाव की जो तारीख है उस पर मोहर लगाई गई। 20 नवंबर को जो मतदान है वो इस सीट पर होगा और जो 23 नवंबर को इसमें मतगणना होगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो चर्चाएं थी वो अब तेज़ होने लगी। दोनों ही पार्टियां पहले से ही इस सीट में मेहनत करती हुई नज़र आ रही थी। 6 जुलाई 2024 को जो पूर्व विधायक थी, जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, कुमारी माफ़ कीजिएगा शैला रानी, उनकी निधन हो जाता है, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। लंबे समय से ये सीट खाली चल रही थी। यही इंतज़ार चल रहा था भाजपा और कांग्रेस में कि कब जो उपचुनाव की तारीख है उस पर मोहर लगे और जो तैयारियां हैं उसे धरातल पर लाया जाए। और इसी के तहत जो बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने जो लिस्ट है 6 नामों की, सूत्रों के अनुसार ये सूचना मिल रही है कि 6 नामों की जो सूची है पर्यवेक्षक द्वारा जो करीब 1.5 महीने से वहाँ पर जो लोगों से बातचीत की जा रही है, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की जा रही है और जो डाटा है वो जो प्रत्याशी, जो चिन्हित प्रत्याशी है उनका लिया जा रहा है और उसके बाद ये डाटा अब केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। अभी फिलहाल इससे पहले एक और बैठक होने वाली है बड़ी, जिसमें स्टेट पार्लियामेंट्री की बैठक होगी। जो 6 नाम होंगे पैनलिस्ट के, उसमें चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये केंद्र नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिसमें केंद्र पार्लियामेंट की जो बोर्ड की बैठक होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि इसका जो प्रत्याशी है वो कौन होगा। तो अगर केदारनाथ सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर हमेशा से दबदबा रहा है। 2002 में जब उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये 2002 में जब ये सीट प्रकाशित हुई और मतलब धरातल पे आई, तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने इसे 3 बार जीता है और कांग्रेस ने इसे 2 बार। तो ऐसे में रिकॉर्ड के अगर अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दबदबा यहाँ पर रहा है। अगर संभाव्य प्रत्याशियों के नाम भी लिए जाए तो 2 बार की जो विधायक रह चुकी है आशा नौटियाल, उनको इस बार यहाँ पर संभावनाएं बन रही है कि उनको यहाँ पर टिकट दिया जा सके। साथ साथ जो शैला रानी की जो पुत्री है ऐश्वर्या रानी रावत, उनकी भी लगातार ये चर्चाएं उठ रही है कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं और कहीं ना कहीं जो जो मजबूत दावेदारी है वो यहाँ पर पेश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने पर्यवेक्षक वहाँ पर लगा दिए हैं, सर्वे का काम वहाँ पर पूरा हो चुका है। अब जो प्रत्याशी के मोहर है वो वहाँ पर लगने जा रही है। मनोज रावत वहाँ पर माना जा रहा है, पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2017 से 22 के बीच में उन्होंने वहाँ पर विधायकी की है। साथ साथ जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो भी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से। तो ऐसे में कहा जा सकता है दोनों ही पार्टियों के अब जो मंथन है प्रत्याशी को लेकर वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो सदगर्मियां हैं, क्योंकि केदारनाथ में नवंबर और दिसंबर में जो अच्छी बर्फबारी देखने को मिलती है, ऐसे में कई क्षेत्र इस दौरान बर्फबारी से घिरे होंगे। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है उनके लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौती यहाँ पर है। तो कहा जा सकता है राजनीतिक माहौल यहाँ पर गर्मा चुका है। दोनों ही पार्टियां मंथन में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही जो स्टेट पार्लियामेंट्री की बैठक करके जो प्रत्याशी के चयन करके उसे केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजेगी। वहीं जो मंथन है कांग्रेस में भी अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल तुषार, तो देखिए, अगर केदारनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी के लिए ये साख और नाक दोनों का ही सवाल बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो 2 उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के हाथों जीत लगी थी और बेहद निराशाजनक स्थिति का सामना बीजेपी को करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी के सामने इस सीट पर क्या कुछ चुनौतियां देख पा रहे हैं और उन चुनौतियों को पार करने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार करती हुई भाजपा? देखिए, बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी का कहा जाए तो उनकी रणनीति सबसे साफ है कि बूथ स्तर के नेताओं को मजबूत किया जाए। जो बूथ स्तर है वहाँ पर जो एक्टिवनेस है वो वहाँ पर किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री और विधायक हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है गांव-गांव जाकर वहाँ पर वोट मांगने की। साथ साथ अभी जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो अभिनंदन कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री के वहाँ पर रखे जाएंगे। साथ साथ जो रैलियाँ हैं, जनसंपर्क कार्यक्रम है, वो मंत्रियों और विधायक को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कहा जा सकता है बूथ स्तर के नेताओं से लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड के, वो वहाँ पर
जो प्रचार प्रसार है भारतीय जनता पार्टी का करते हुए नजर आएंगे और साथ साथ जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जिस तरह से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के अगुवाई में यहां पर निकली थी, जो हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक गई थी, उसमें कई ऐसे मुद्दे थे तो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे चुनाव में उठाने वाली है, चाहे वो सोना चोरी को लेकर हो। केदारनाथ घाटी में जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर में जो सोना लगाया गया था वो गायब हो गया, इस तरह के आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह जो दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने की जो बात चर्चा चल रही थी, अभी अब उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है उस प्रोजेक्ट को, अब उस मुद्दे को भी यहाँ पर उठाया जाएगा। साथ साथ जो केंद्र के कांग्रेस के जो लगातार कांग्रेस मुद्दे उठाती जा रही है, महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो, इनको भी यहाँ पर उठाया जाएगा। तो भू कानून अगर ये भी एक बड़ा मसला है, वहाँ पर इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और साथ साथ जो अतिवृष्टि से जो नुकसान होता है, 31 जुलाई 2024 को इस बार अतिवृष्टि वहाँ पर देखने को मिली, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था, पैदल मार्ग को काफ़ी नुकसान हुआ था, यात्रा प्रभावित हुई थी, जिससे व्यापारी काफ़ी नाराज बताए जा रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस इसे भी मुद्दा बना सकती है। तो कांग्रेस लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा इससे पहले निकाली गई थी, तो वहीं से माहौल कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार रुद्रप्रयाग का दौरा कर रहे हैं, केदारनाथ घाटी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष लगाव केदारनाथ घाटी में रहा है और मास्टर प्लान के तहत वहाँ पर कार्य हो रहा है, तो कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और राज्य के जो योजना है उन्हें जन जन तक पहुँचाने की यहाँ पर कार्य करेगी। और साथ साथ जो नए सौगात है वो रुद्रप्रयाग और साथ साथ जो केदारनाथ की घाटी है उनको देने की यहाँ पर साफ तौर पर कोशिश की जाएगी। बिल्कुल तुषार, तो देखिए अभी जैसा कि कुछ देर पहले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम दर्शकों को बता रहे थे कि 6 नामों की सूची जो है वो आला कमान को भेज दी गई है प्रदेश इकाई के द्वारा। तो ऐसे में बंद लिफाफे में जो 6 नाम हैं उनमें से क्या लगता है आपको, कौन रेस में सबसे ज्यादा आगे? देखिए बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2002 में पहला जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल जो 6 नामों में से एक है, उन्होंने जीत हासिल करी थी। 2007 की अगर मैं बात करूं तो फिर दोबारा उन्होंने आशा नौटियाल, भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल पे जो भरोसा है वो जताया था। सामने के अगर उनके विपक्षी दल की बात करूं तो कांग्रेस में उस वक्त जो शैला रानी रावत उस वक्त मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं जो माहौल था वो भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में देखने को मिला। उसके बाद 2016 में माफ़ कीजिएगा 2011 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को जीत दिलाई शैला रानी ने, रावत ने, और कहीं ना कहीं जो मिथ था, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2002 और 7 का चुनाव जीती थी उसको 2011 में तोड़ा गया। लेकिन जिस तरह से 2016 की जो हरीश रावत की सरकार थी उसमें जो जब वो गिरी तो शैला रानी रावत कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आई और उसके बाद उन्होंने 2017 की अगर मैं बात करूं तो मनोज रावत कांग्रेस की पार्टी से वहां पर जीते थे और उसके बाद 2022 में शैला रानी ने वहां पर जीत हासिल करी थी। जिसके बाद अगर 2017 की अगर मैं बात करूं तो आशा नौटियाल ने निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ा था, जो भारतीय जनता पार्टी के 6 नामों में से एक है, जिसके बाद उन्हें 5 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया था पार्टी से और उसके बाद पार्टी ने उन्हें दोबारा यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई थी। अब फिलहाल वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है आशा नौटियाल और उन पर ही जो कहा जा सकता है प्रत्याशी के जो नाम की चर्चाएं हैं उनके ऊपर साफ तौर पर नजर आ रही है। साथ साथ जो शैला रानी रावत की जो बेटी है ऐश्वर्या रावत, उनके नाम को लेकर भी चर्चा साफ तौर पर आ रही है, वो काफ़ी एक्टिवनेस नज़र आ रही है पार्टी के तौर पर। तो कहा जा सकता है इनमें से कई नाम हैं जो कहीं जो क्षेत्र में लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ जो अपने जो कहा जा सकता है अपने जो आसपास के लोग हैं उनको अभी से जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी स्तर में अभी फिलहाल जो बूथ स्तर को अभी फिलहाल मजबूत किया जा रहा है और जो 6 नाम हैं उनमें कई दावेदार ऐसे हैं जो जिन पर पार्टी अभी फिलहाल नज़र बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं मोहर है फिलहाल केंद्रीय पार्लियामेंट्री की बैठक के बाद ही इसमें देखने को मिलेगी। जी ठीक है तुषार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।